हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ एंड फर्स्ट वन इज हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। जब कोई हॉर्स किसी कार्ट को खींचता है तो न्यूटन्स लॉ उसमें किस तरह से एप्लीकेबल है, वो चीज़ यहाँ पे हम पढ़ेंगे। फिगर को एक बार समझते हैं। यहाँ पे एक कार्ट है। कार्ट का वेट है W1। तो कार्ट अपना वेट अर्थ पे डालती है और बदले में अर्थ रिएक्शन कार्ट पे डालती है एंड रिएक्शन ऑफर्ड बाई अर्थ इज R1। उसके बाद यहाँ पे एच फॉर फोर्स, फोर्स का वेट है H2। तो यहाँ पे हम उसको भी पॉइंट मान के चल रहे हैं और कार्ड को भी एक पॉइंट मान के चल रहे हैं। अगर इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मानते तो जो रिएक्शन ये एक्शन है, वेट है, वो व्हील के जगह पे लगता। चारों व्हील पे चार बार यहाँ पे वेट दिखाया जाता और फिर चार यहाँ पे रिएक्शन होती। हम पूरी कार्ड को हमने एक पॉइंट मान लिया, तो उस पॉइंट से ही टोटल वेट नीचे लगा हुआ है और उसी पॉइंट पर ये मान के चलते हैं रिएक्शन ऊपर लगी हुई है। इसी तरह से हॉर्स को यहाँ पे हमने पॉइंट मान लिया, तो हॉर्स का वेट अगर W है, W2 है, तो हॉर्स का वेट डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ और अर्थ ने हॉर्स के ऊपर रिएक्शन लगाई, दैट इज R2। उसके बाद हॉर्स और कार्ट के बीच में एक रस्सी, एक स्ट्रिंग बंधी हुई है। ये सिचुएशन है। अब जैसे ही हॉर्स आगे बढ़ने के लिए अपने पिछले पैरों से अर्थ को पीछे धकेलता है, तो मान लो फोर्स ने F फोर्स से अर्थ को पीछे धकेला, F फोर्स से अर्थ को पीछे धकेला और कितना एंगल बनाते हुए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए। तो बदले में अर्थ ने फोर्स के ऊपर रिएक्शन लगाया F फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, इधर R रिएक्शन अर्थ ने लगाया। जितना फोर्स फोर्स ने लगाया अपने पैरों से अर्थ को पीछे धकेलने में, उतना ही अर्थ ने रिएक्शन लगाया फोर्स के ऊपर R। और ये जितना ये एंगल है उतना यहाँ पे एंगल है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस आर कंपोनेंट का, आर का क्या कंपोनेंट होएगा, आर कोस थीटा, और इस आर रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट होएगा आर साइन थीटा। ये चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आर का कंपोनेंट आर कोस थीटा और वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में आर साइन थीटा। अब आर कोस थीटा वो फोर्स है जो सामने की तरफ लगी हुई है, जो गाड़ी को आगे खींचने के काम आती है। और आर साइन थीटा R2 रिएक्शन की डायरेक्शन में लगी हुई है। R2 रिएक्शन जो अर्थ ने लगाई थी हॉर्स के ऊपर, उसके वेट के अगेंस्ट। अब जब R cos थीटा से आगे फोर्स लगी हुई है, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होएगी। और टेंशन जब स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती है तो हमेशा उसको जहाँ पे स्ट्रिंग बंधी हुई है उस पॉइंट के पास अगर दिखाना है तो उससे उल्टा बाहर की तरफ ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग बंधी हुई है तो यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ दिखाते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर T1 और T2 टेंशन प्रोड्यूस हो गई। अब ये एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ पर बीच में कोई मास नहीं है, स्ट्रिंग मासलेस है। तो ये टेंशन T1 और T2 एक ही चीज़ है दोनों। इसको T1 और T2 हम बाद में एज्यूम कर सकते हैं। अब देखना ये है कि गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। आगे सामने आर राइट हैंड की तरफ फोर्स लगी हुई है आर कोस थीटा। अब जैसे ही स्ट्रिंग पे फोर्स आई, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आई, तो वो गाड़ी को खींचना स्टार्ट करेगी। लेकिन क्या होगा, गाड़ी के व्हील जो अर्थ पे या रोड पे रखे हुए हैं, टच कर रहे हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा जो कि मोशन का अपोज करेगा। अब आर कोस थीटा, अगर इस ये जो डार्क में दिखा रखा है ये फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन ग्राउंड एंड कार। तो आर कोस थीटा अगर फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तो ये गाड़ी आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। इन द हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम
The cart, the horse pull a cart with a tension T1, and cart also pull the horse with a tension T2. Here the weight W1 of the cart is balanced by reaction R1. ये चीज मैंने आपको समझा दी फिगर में. Weight W2 of the force is balanced by the reaction R2. Here the two forces T1 and T2 must balance each other. The two forces कहाँ पर हैं T1 और T2 स्ट्रिंग के अंदर. Must balance each other. Must balance each other. Here the two forces T1 and T2 must balance each other. One act in forward direction and other act in backward direction. यहाँ पे एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. जहाँ पे स्ट्रिंग बंधी हुई होती है वहीं पर हमें टेंशन की डायरेक्शन अगर दिखानी है तो उससे बाहर की तरफ दिखाते हैं जहाँ पे स्ट्रिंग को बांधा गया है. ड्यूरिंग द मोशन while pulling the cart, the horse pushes the ground backward with its foot by a force F. जब मोशन स्टार्ट करना है तो फोर्स जो है F फोर्स से ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलता है. इनक्लाइड एट एन एंगल थीटा, और थीटा एंगल पे ये ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाता है विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. एज रिएक्शन द ग्राउंड एक्सर्ट फोर्स R. ग्राउंड R फोर्स R रिएक्शन फोर्स के ऊपर इस डायरेक्शन में लगाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए. ऑन द हॉर्स इक्वल एंड अपोजिट टू एफ. हियर आर कैन बी रिजोल्व. आर को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं हम. आर कोस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आर साइन थीटा अलोंग वर्टिकल. हियर द कंपोनेंट आर साइन थीटा balance the weight of the horse while the component r cos theta tends to move the cart in forward direction. This motion is however opposed by force of friction small f between the cart and the ground, and the cart move only when r cos theta greater than f. Next topic is apparent weight of a man in a lift elevator. किसी लिफ्ट के अंदर जब हम होते हैं और मान लो हम लिफ्ट के अंदर वेट मशीन के ऊपर खड़े हुए हैं. लिफ्ट मशीन में हमने वेट मशीन को रखा और उसके ऊपर हम खड़े हुए. अब जैसे ही लिफ्ट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करती है, एक केस. जैसे ही लिफ्ट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करती है, सेकंड केस. लिफ्ट अपवर्ड जा रही है यूनिफॉर्म मोशन से, थर्ड केस. लिफ्ट रेस्ट पे है और लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है यूनिफॉर्म मोशन से. लिफ्ट अपवर्ड जा रही है एक्सलेटेड मोशन से, लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है एक्सलेटेड मोशन से. तो ये जितने भी केस बन रहे हैं इन सब केसेस के अंदर वेट मशीन हमें हमारा वेट डिफरेंट डिफरेंट दिखाएगी. तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डील करेंगे. और हेडिंग इज अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट. लेट अस कंसिडर ए मैन ऑफ मास एम, जिसका मास एम है, स्टैंडिंग ऑन ए वेट मशीन इन ए लिफ्ट. फिगर के अंदर जो ये डार्क ये बॉक्स दिखाया गया है ये वेट मशीन है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैन है. केस वन क्या है कि व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. लिफ्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड या डाउनवर्ड जाने लग रही है, यानी कि एक्सेलरेशन उसमें नहीं है, कोई भी एक्सेलरेशन उसमें नहीं है, रेस्ट पे है या अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. दैट मीन a इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इक्वल टू 0. देन द रिएक्शन ऑन द मैन इज इक्वल एंड अपोजिट टू इट्स ट्रू वेट. तो यहाँ पे अगर हम देखें मैन मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है, उसने मशीन के ऊपर एक्शन क्या लगाया mg या वेट, और मशीन ने उसके ऊपर रिएक्शन लगाया r. और क्योंकि ये रेस्ट पे है सिस्टम या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वी कैन राइट r इक्वल टू mg. तो उस केस में मशीन हमें ट्रू वेट दिखाएगी. द मशीन विल रिकॉर्ड हिज ट्रू वेट. सेकेंड केस. नाउ कंसिडर दैट द लिफ्ट मूव अप विद एन एक्सेलरेशन a. मान लो ये जो लिफ्ट है
ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाने लग रही है। अब ए एक्सेलरेशन को थोड़ी देर छोड़ दें और यहाँ पे फिर से वही रिएक्शन एक्शन वाले पेयर लिखें। एम मास वाला अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसने वेट कितना लगाया, या एक्शन मशीन के ऊपर कितना लगाया, एम जी। मशीन ने बदले में कितना रिएक्शन दिया, आर। इस मैन का मास कितना है, एम। अब यहाँ पे एक ट्रिक याद रखेंगे हमेशा, जब भी एक्सलेटेड मोशन हो रहा है और हमें न्यूटन लॉ अप्लाई करना है तो एक ट्रिक आप शॉर्टकट में याद रखें। बड़ा फोर्स, जिधर मोशन हो रहा है उसको आप बड़ा फोर्स मान लें, सिर्फ याद रखने की ट्रिक है ये। और जिधर मोशन नहीं हो रहा उसको छोटा फोर्स मान लें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बड़ा फोर्स, आर को मान लेते हैं क्योंकि मोशन यहाँ पे ऊपर हो रहा है, और एम जी को छोटा फोर्स मान लेते हैं। तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बस ये करना है। बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू एम ए। एम यहाँ पे समोल एम है इसका, और एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन देखनी है हमने, वो कितनी है, ए। तो यहाँ पे अब देखें, ये आर वन आप इसे सोचें, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स आर वन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, मास ऑफ द मैन, एंड ए एक्सेलरेशन। और यहाँ पे आर वन क्या है, आर वन, इसको आर वन नोट आप बना लेंगे। आर वन क्या है, मशीन ने जो रीडिंग हमें दी है वो आर वन है। तो आर वन के लिए सोल्व करेंगे तो आर वन हमें यहाँ से मिला, आर वन इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो वेट, वेट क्या हुआ, आर वन, आर वन इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, लेकिन ट्रू वेट तो एम जी था। अब एम जी में कुछ एम ए ऐड हो गया है, इसका मतलब मशीन हमें ज़्यादा वेट दिखाएगी हमारे ट्रू वेट से। इसको आप रियल लाइफ में ऐसे समझ सकते हैं, अपने हाथ पे एक ईंट रख लें और जैसे एक झटके से आप उसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपको अपीयर होगा कि ईंट का वेट बढ़ गया है, आपको भारी लगेगी एक झटके से अगर आप ईंट को ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। Hence apparent weight of the body increase if the lift accelerate in upward direction, if the lift accelerate in upward direction। इसका थर्ड केस देखते हैं। Similarly, the apparent weight of the body decreases if the lift accelerate in downward direction। अगर लिफ्ट ए एक्सलेशन से नीचे जा रही है तो वेट कितना होगा। फिर से यहाँ पे पेयर बना लेते हैं एक्सेलरेशन वाले। मैन ने वेट लगाया एम जी और मशीन ने उसके ऊपर रिएक्शन लगाई आर टू, और टोटल सिस्टम कहाँ जा रहा है, नीचे। तो फिर से वही ट्रिक अप्लाई करें। अब सिस्टम अगर नीचे जा रहा है तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेज को देखो, एम जी की तरफ जा रहा है सारा सिस्टम, तो एम जी को मान लेते हैं बड़ा फोर्स, आर टू को मान लेते हैं छोटा फोर्स, और लिखेंगे बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू एम ए। तो क्या लिखा हमने, एम जी माइनस आर टू इक्वल टू एम ए। अब यहाँ से फिर आर टू के लिए सोल्व किया तो हमें मिला एम जी माइनस एम ए। एम जी यहाँ पे ट्रू वेट है, उसमें से कुछ माइनस हो गया है, दैट मीन लिफ्ट हमें हमारे वेट से कम वेट दिखा रही है। इफ द लिफ्ट फॉल फ्रीली, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि लिफ्ट जब नीचे जा रही है उसकी मान लो रस्सी टूट जाए, रस्सी टूट जाए तो जो ए एक्सलेशन से नीचे जाती थी अब वो जी एक्सलेशन से नीचे जाएगी, फ्री फॉल होएगा तो जी एक्सलेशन से नीचे जाएगी। तो यहाँ पे ए की जगह पे जी आ जाएगा, एम जी माइनस एम जी जीरो हो जाएगा, आर टू जीरो हो जाएगा, यानी कि मशीन की रीडिंग जीरो हो जाएगी। मशीन हमें जीरो वेट दिखाएगी अगर फ्री फॉल हो जाए। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज प्रॉब्लम ऑफ मास एंड पुली, या हम इसको बोल सकते हैं कनेक्टेड मोशन। लेकिन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज सिर्फ यहीं तक करते हैं इसकी दो एप्लीकेशन। इसको नोटबुक में बनाएंगे और जो ये नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ इसकी हार्ड कॉपी आप स्कूल से जाके ले सकते हैं।